Before we continue, what are transition metals? क्या होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स? रेज योर हैंड जिसको आता है. यस संयम. सारे आंसर संयम नहीं देगा वैसे. चलो टू बिगिन विद संयम. ये आएगा ये. हाँ जी बोलो. पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल. आई थिंक 10वीं बार रिपीट हो चुका है कि जिनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो. 3D1, 3D2, 3D3. पार्शियली. पार्शियली समझते हो ना, जो कंप्लीटली फिल्ड ना हो. ओके. हु विल टेल मी विच एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन? विच एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन? रेज योर हैंड. श्वेता. Group 12, zinc, cadmium, mercury, and why they are not considered transition? Who will give me the answer? ये भी क्वेश्चन आता है, why zinc, cadmium, mercury are not considered transition? हाँ जी, क्योंकि वो partially filled नहीं होते. मतलब सीधा आंसर नहीं देना कि they are completely filled. सीधा आंसर नहीं देना, पुट्ठे आंसर मत दिया करो, तो ये गलत आंसर माना जाएगा. They are completely filled. Zinc 3D10, cadmium 4D10, mercury 5D10. ओके. अनदर क्वेश्चन इज, क्योंकि देखो डी ब्लॉक में रोज चाहे मुझे 15 मिनट सुनने में लगाने पड़े, ये सुन सुन के आपको याद हो जाएंगी चीजें. आप नोट कर रहे होगे कि डेली आई पुट अप सम क्वेश्चन फ्रॉम यू. उसका कारण ये चैप्टर ही ऐसा है. अगला क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड? मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. Which of the following compounds, एक क्वेश्चन है, which of the following compounds is not colored? आपने बताना है कि कौन सा कलर्ड नहीं है. तनिष बातें नहीं करनी. 39 मार्क्स आगे, कोई ये नहीं है कि टॉप कर लिया आपने. योगेश शट अप. ये चैप्टर ऐसा है ना, रोना निकल जाएगा अगर आप बुक से एक बार पढ़ लो. जिस वजह से अगर आप बुक में पढ़ोगे पता लग जाएगा. तो मैं जितना मर्जी अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम नहीं पढ़ोगे उसका कोई फायदा नहीं है. मैंने पेपर नहीं देने, क्योंकि जब तू तीसरी बार बोली विल बी आउट ऑफ द क्लास. देखियो अब तुम, और जो हंस रहे हैं वो भी. हाँ जी, हु विल टेल मी कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें से विच इज नॉट कलर्ड? मैंने कलर्ड के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि सिर्फ 2 कंडीशंस में कलरलेस होते हैं. या तो डी में खाली हो जाएं 3D0, या ठसाठस भरे हो 3D10. सिर्फ 2 कंडीशंस हैं. आपने पूरे कंपाउंड को नहीं देखना. सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल को देखो, ट्रांजिशन मेटल को देखो. इन चारों में से ट्रांजिशन मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो आपको लिखनी आती है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ चुके हो. इन चारों में से जिस ट्रांजिशन मेटल जो कंप्लीटली फिल्ड होगा. अब मेरी बात सुनो, आपके पास अगर इतना भी टाइम नहीं है कि मैम अब हम सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठेंगे, दिमाग लगाओ. Fe क्या होता है? 3D6 होता है ना. ये तो फुल्ली फिल्ड हो ही नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता. 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज कर देगा. Fe तो 2 ही कंपाउंड्स बनाता है, Fe2 पॉजिटिव या Fe. देखो अगर आप प्रॉपर नहीं भी निकालते कि यहाँ पे चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, कॉमन सेंस नाम की भी चीज है, ये कलरलेस हो नहीं सकता. क्योंकि कलरलेस 2 कंडीशन में हो, या तो D0 हो या D10 हो. क्या Fe D0 होता है? Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 26 एटॉमिक नंबर 3D6. अगर 2-3 इलेक्ट्रॉन लूज कर भी देगा तो खाली नहीं होने वाला. ये भी Fe है. कैडमियम 4D10. कैडमियम लास्ट ग्रुप का है, ग्रुप 12 का. और ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी. अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव बना भी देते हैं तब भी 3D10 रहता है, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन लूज करता है. कैडमियम भी 2 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर भी देगा 4D10 साफ. अब देखो इसमें क्या ट्रिक है. नॉर्मली आप क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट कलर्ड, यानी कि कलरलेस कौन है. पूरा कंपाउंड थोड़ा चेक करना है, पूरा कंपाउंड थोड़ा चेक करना है. सिर्फ इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट को चेक करो. इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है? कॉपर. इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है? कैडमियम. इसमें आयरन है. और आपको मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि कौन से कंपाउंड कलरलेस होते हैं? या तो फुली फिल्ड हो
3D10 या 3D 0 तो कोई हो नहीं रहा। आयरन कॉपर 3D9 है। सिर्फ लास्ट ग्रुप के एलिमेंट जिंक कैडमियम मरकरी 3D10 4D10 5D10। तो देख के पता लग सकता था कि बी कंपाउंड इज नॉट कलर्ड। ठीक है, तो समटाइम्स यू हैव टू शो योर स्मार्टनेस पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन बताओ। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगला एमसीक्यू है। कुछ बच्चे ना अभी भी बातें कर रहे हैं और मैं आपको सच में बता रही हूँ, चैप्टर ऐसा है ना, अगर आप सिर्फ सुन लोगे ना डेली आके, जो चीजें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको याद हो जाएगा। और अगर नहीं सुनोगे, घर में बुक लेके बैठ रहे हैं ना, इतना वियर्ड चैप्टर है ना, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और इतना शायद आप देख चुके होगे इस चैप्टर के बारे में। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ए इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों करेक्ट हैं। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है। हाँ जी, कौन कौन से करेक्ट है? बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है? ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक होते हैं, मैंने बताया था। क्यों पैरामैग्नेटिक होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? अनपेयर्ड 3D1। पैरामैग्नेटिक क्या होती है? जो चीजों मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के लिए उनके अंदर क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड। 3D के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन 6 नहीं है, 6D में इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, उसके अंदर भी कितने हो जाएंगे? फिर आयरन के बाद कोबाल्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, निकर, कॉपर। यानी कि अगर आप पूरी सीरीज देख रहे हो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते? जिंक। तो एक डायामैग्नेटिक है, बट मोस्टली तो क्या है? और जिन्होंने मेरी सैटरडे क्लास लगाई हो, हमने तो बताया भी था कि पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या? √n × n+2। यानी कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देना? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देना? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देना? तो अगर आपको ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगर आपको ये बात सैटरडे की क्लास जो मैंने लिखने के लिए भी नोट्स दिए थे, अगर आपने लिखे होते आपको एकदम से पता लग जाता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मोस्टली पैरामैग्नेटिक है तो डाया तो हो नहीं सकते। दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हैं कि या तो मोस्टली पैरामैग्नेटिक होंगे या क्या होंगे? डाया। अब आप ये डिसाइड कर ही चुके हो कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर, तो सेकेंड ऑप्शन तो क्या हो गया? रॉन्ग। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने स्लाइड दिखाया था आपको, अगर आप अपना ग्रुप चेक करो, मैंने आपको जो स्लाइड पढ़ाई थी वो भेजी भी थी कि ये 1 नहीं 2 नहीं, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? ये वाली वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। 2 भी दिखाते हैं, 3 भी दिखाते हैं, 4 भी दिखाते हैं, 5 भी दिखाते हैं। दिस इज द ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक एस ब्लॉक के अंदर नहीं है। सोडियम नहीं दिखा सकता कि +1 भी दिखा दे, +2 भी दिखा दे। एस ब्लॉक के एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो अगर तुमने नोट्स बनाए होते, अभी मैं चेक करी थी, आपने बनाया ना नमन ये टेबल, नोट्स में आया होगा ये टेबल, तुमने बनाया होगा तो तुम्हें वही याद हो जाता कि ट्रांजिशन मेटल एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। क्या शो करते हैं? वेरिएबल, एक से ज्यादा। तो यानी कि जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही थी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये भी करेक्ट है। कलर्ड आयंस बनाते हैं, अभी बताया कि सिर्फ 2 ट्रांजिशन मेटल हैं जो कलर्ड नहीं बनाते, जो जीरो, जो खाली हो या पूरे, बाकी तो कलर्ड ही बनाते हैं क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन होती है। क्या होती है? और डी ट्रांजिशन क्या आती है कि लाइट आती है, T2G के इलेक्ट्रॉन्स लाइट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब करके T2G से कहां जंप कर जाते हैं? एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज DD। तो डेफिनेटली आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, ऋषिका आउट ऑफ द क्लास, बात करके आ जाना। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों सही सेकंड ऑप्शन में दे रखे थे। अगला क्वेश्चन,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ, मैं इधर आए नहीं थे ना सैटरडे, क्या हुआ था? आज ठीक हो? लग नहीं रहे, क्या हुआ है? तो छुट्टी ले लिए थे। मैं पता है क्या, अगर बीमार हो आने का कोई फायदा नहीं, ऐसे ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो नहीं तो इफ यू वांट टू रेस्ट, दूसरे कमरे में आके हेड डाउन करके बैठना, बैठ जाओ। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, मुझे लग रहा है आपको देख के ना, क्योंकि यू मीट मी आफ्टर द क्लास। जो आपकी इतनी हिम्मत हो रही है ना बोलने की, तुम जैसे को तो मैंने बहुतों को ठीक कर रखा है। हाँ जी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें सबसे ज्यादा है वो सबसे आगे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है सबके अंदर निकालने पड़ेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, तभी पता लगेगा। फटाफट निकाल लो। 4 ही एलिमेंट्स है ना, कॉपर, निकल, क्रोमियम, Fe। इनको साइड पे लिख लेते हैं। Fe, क्रोमियम, निकल, कॉपर, इन चारों की बात हुई है। इन सबके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा किसके अंदर है। Fe की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 26 3d6। नॉर्मल Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3d में? 3d6 याद कर सकते हो, 21 3d1 है ना। तो अगर Fe के अंदर 3d6 थे, बट लूज कितने करने हैं? 3। पहले 4s से जाएंगे, पहले 2 4s से जाएंगे। 3d में 6 थे, एक और चला जाएगा, तो Fe3 पॉजिटिव में 5 रह जाएंगे 3d में, और 3d ऑर्बिटल होते भी 5 है, यानी कि Fe3 पॉजिटिव में तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने हो गए? 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो यानी कि वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें Fe सबसे आगे आ रहा है? मैं तो सब में निकालूंगी भी नहीं, इसे बोलते हैं स्मार्ट। चारों में निकालोगे, 5 से ज्यादा अनपेड तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते ना। 3d में ऑर्बिटल ही कितने हैं? 5। 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? और 5 किसके अंदर निकल के आगे? तो कौन सा ऑप्शन आगे होगा जिसमें Fe सबसे? बाकी अगर आप फिर भी अगर सबके अंदर निकाल के देखना चाहते हो निकाल लो। क्रोमियम में कितने होंगे? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d 4s1 3d 5। एक्सेप्शन होती है ना, पर इसने कितने लूज करने हैं? 3। एक S से 2 D से, कितने रह जाएंगे D में? 3। 4 के 3 बोंगे ही रहना। तो एक्सेप्शन भी होए तो जो 3d 5 जाते फिर 4s कितने हैं? तो 3 अगर जाएंगे, एक S से 2 D से तब भी 3। जो एक्सेप्शन नहीं ले रहे 4s2 3d 4, वो भी 2 और 1 लूज करेंगे तब भी कितने रहेंगे? निकल में 28 28, 8 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रह गए? 2, इसमें 3, इसमें 5। और कॉपर में 3d9, मतलब एक्सेप्शन है ये भी। कॉपर में कितने होंगे? 4s1 3d10, 2 लूज कर दोगे तो 9 रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। तो देख लो वही ऑप्शन बन रहा है। सबसे पहले उन्होंने किसको आगे रखा हुआ है? 5 अनपेड, फिर 3 वाले को रखा हुआ है, फिर निकल को रखा हुआ है, फिर लेकिन चारों के निकालने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि सबसे आगे यही होगा, है ना, क्योंकि Fe में मैक्सिमम है, सबसे आगे वही होगा। तो कई बार पेपर में स्मार्ट वर्क किया करो। अगर आपको MCQ टिक करना है, आपको सबके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो एलिमेंट मिल चुका है Fe3 पॉजिटिव जिसके अंदर मैक्सिमम है 5, और जिस ऑप्शन में वो सबसे आगे आ रहा है उसको टिक कर दो। हाँ, अगर Fe3 पॉजिटिव इसमें भी आगे आ रहा होता, इसमें भी आगे आ रहा होता, फिर हमें सब में निकालने की जरूरत थी, ताकि हमें करेक्ट ऑर्डर पता लग पाता कि Fe के बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ओके, सो समटाइम्स यू कैन डू जस्ट लाइक दिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रही। ट्रांजिशन मेटल मेक द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, एक बैच में हुई थी, शायद दूसरे बैच में नहीं हुई थी, है ना। चलो एनीवेज कैटलिस्ट वाली पढ़ाई नहीं है, तो अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब तक हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स का मेटालिक बिहेवियर क्या होता है,
उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, और हाई जाते जाते नीचे क्यों आ जाता है, वो पहाड़ जैसा ग्राफ क्यों बनता है। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांजिशन मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, वाई, क्योंकि ना सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि किसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 3d के। और मैंने तुम्हें बोला था कि ये तो सबको पता होता है कि मैम 4s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3d के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इस पे क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए कि 4s और 3d दोनों के क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका आंसर बच्चों को नहीं पता होता। तो तुम्हें पता है, बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप। मैंने कहा था कि ये लाइन तो कोर लाइन है, इसको तो रट लो कि डी ऑर्बिटल में ऐसा क्या खास है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। वो यही खास है कि उनकी आउटर मोस्ट शेल ns तो पार्टिसिपेट करती है, n-1d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप है कम। जैसे मैं उस दिन एग्जाम्पल देती कि अगर आपके पड़ोसियों में और आपके घर की छतों में गैप कम है तो आप नीचे आने की जगह जंप करके वहीं चले जाते हो, कोई आपकी बॉल गिर गई, आपको लेके आनी है, व्हाटसोएवर। तो द पॉइंट ये है कि अगर एनर्जी गैप कम होगा तो चीजें बहुत फास्ट होंगी, और वो डी ऑर्बिटल्स में हो रही है। चौथी प्रॉपर्टी हमने उनका साइज देखा था। पांचवी प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाने वाली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई थी। बाय चांस जिन्होंने एग्जाम्स के कारण जिनकी रह गई हैं हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के बैठो कि हमें डी ब्लॉक समझ नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी का किसी प्रॉपर्टी के साथ लिंक नहीं है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा कनेक्शन तो देखो होता ही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर प्रॉपर्टी का कारण या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट। काफी चीजें देखो रीजन मिलते जुलते हैं कि डी ब्लॉक की काफी सारी प्रॉपर्टीज उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज इस वजह से हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शेल ns और n-1d में एनर्जी गैप कम है, कुछ प्रॉपर्टीज इसीलिए भी सेम है। बट लेकिन अगर हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो अपने आप में एक नई प्रॉपर्टी होती है। तो 7 प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। आज जो मैंने आपको 8th प्रॉपर्टी करानी थी ना, जो 8th प्रॉपर्टी करानी थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड वो कॉम्प्लिकेटेड पता है क्यों है, क्योंकि जिस वे से उसको प्रेजेंट किया गया है, जिस वे से अगर एनसीईआरटी में प्रेजेंट किया गया, अगर आप उसकी लाइंस पढ़ोगे ना, आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको समझ ही नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है। तो मैं उसको ना अपने नोट्स बनाकर लेके आई हूँ। मैं 1 by 1 आपको वो लाइंस ही पढ़ाऊंगी, मैं 1 by 1 वो लाइंस ही आपको पढ़ाऊंगी, और आई विल ट्राई कि आपको समझ आए, और आप मेरे को साथ साथ रिस्पॉन्स देना कि आपको समझ आ रही है नहीं। आज हमने पढ़ना है ट्रेंड्स इन द M2 पॉजिटिव M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। ट्रेंड्स इन द M2 पॉजिटिव टू M, M2 पॉजिटिव मतलब मेटल्स 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है, स्कैंडियम क्या बनाता है, स्कैंडियम 2, मैं 2 की बात कर रही हूँ, तुम 3 की करो। वी आर डिस्कसिंग M2 पॉजिटिव। M2 पॉजिटिव मतलब हमें सबको पता है कि मेटल 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या डिस्कस करना है कि जब वो मेटल 2 पॉजिटिव बना चुका है, जब वो 2 पॉजिटिव बना चुका है और वापस उसने कौन सी स्टेट में जाना है, अपनी मेटल स्टेट में जाना है। क्योंकि जब वो अपनी मेटल स्टेट में जाएगा, जब 2 पॉजिटिव वाला आयन अपनी मेटल स्टेट में जाएगा तो उसको क्या करने पड़ेंगे, गेन ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। एंड यू नो व्हाट, जब कोई आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि जब भी आप कभी भी ये वर्ड सुनो ना लाइफ में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कभी भी ये वर्ड सुन लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी सुना होगा, तब भी मैंने तुम्हें बोला था कि ऑल्दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का होता है, ऑक्सीडेशन एंड, लेकिन बाय डिफॉल्ट साइंटिस्ट ने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेक कर रहे हो ना, मतलब आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेक कर रहे हो। किसकी वैल्यू चेक कर रहे हो। अब हमने देखना था कि हमारे डी ब्लॉक में, अगर मैं पहली सीरीज देखूं, पहली सीरीज कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वेरी गुड, क्रोमियम, मैंगनीज, फीको, निकल, कॉपर, जिंक। एक बार अपने दिमाग में बिठा लो कि इन सब ने 2 पॉजिटिव बना लिया, एक बार अपने दिमाग में बना लो कि इन सारे मेटल ने 2 पॉजिटिव बना लिया। स्कैंडियम ने क्या बना लिया, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम ने क्या बना लिया,
फिर वैनेडियम ने क्या बना लिया, वैनेडियम। अब हमने ये डिस्कस करना है कि अगर इन सब ने 2 पॉजिटिव आयन बना लिया है तो वापस मेटल बनाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी ये मेटल बनाएंगे। तो वो जब गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और मेटल बनाएंगे तो उनको जितनी उनको पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितनी उनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस करना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए, यानी कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव जाते हुए, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव से वैनेडियम 2 पॉजिटिव जाते, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, या दो ही चीजें हो सकती हैं, या बढ़ेगी या। अब देखो तुम एनसीईआरटी में वर्डिंग्स क्या होती हैं, लाइन है, मैंने एनसीईआरटी ही चेपी है और मैं तुम्हें समझाऊंगी अगर बच्चा पढ़ेगा। लाइन पढ़ना, वो कह रहे हैं, तनिष प्लीज बात मत करो, मेरे को ना ये पढ़ाना वैसे ही बड़ा मुश्किल लगता है, आप मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो। फर्स्ट लाइन कह रही है द जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स मोर ई नॉट वैल्यूज लेस नेगेटिव वैल्यू। अब ध्यान से देखना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है। क्या हो रही है? लेकिन मैथ्स में अगर कोई चीज नेगेटिव कम होती है तो उसको क्या बोला जाता है कि वो बढ़ रही, वो पॉजिटिव है। नेगेटिव में छोटा नंबर क्या होता है? तभी वो लिख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन अगर आप देखोगे ब्रैकेट में लिखा होगा लेस नेगेटिव हो रही है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि बढ़ रही है कि लेस नेगेटिव हो रही है। ये वर्ड इसीलिए लिखा जाता है कि अगर आप वैल्यूज देखोगे तो आपको वैल्यूज छोटी नजर आ रही होंगी, कि पहले -2 है, फिर बाद में कितनी होगी -1, फिर बाद में कितनी होगी -0.5, लेकिन नेगेटिव में छोटा होने को ही क्या बोला जाता है? बड़ा होना। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैल्यू बढ़ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या कर रही है? बढ़ रही है। नहीं मान रहे, रट लो कि बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने डेटा चेक किया है। पर जब आप वैल्यूज असल में चेक करोगे तो आपको वो बढ़ती हुई नजर आएंगी कि कम होती हुई नजर आएंगी? कम होती नजर आएंगी, क्योंकि नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में जब कोई चीज छोटी होती है तो उसको यही माना जाता है कि वो बढ़ रही है। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव जा रहे हैं, ई नॉट वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि टाइटेनियम 2 पॉजिटिव स्कैंडियम 2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करना चाहता है। देखो, ई नॉट वैल्यू का मतलब था 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अगर ये डेटा ये कह रहा है कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव जाते हुए ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव में कम हो रही है, व्हाटसएवर बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब ये है कि टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से ज्यादा है। टाइटेनियम से वैनेडियम गए तो मतलब वैनेडियम से और वैल्यू बढ़ गई, तो वैनेडियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यानी कि ई नॉट की वैल्यू का बढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे आप स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से मैंगनीज जाते जा रहे हो, उन आयंस का इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच बढ़ती जा रही है। मतलब दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, तभी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, इसीलिए ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है। अभी सिर्फ इस लाइन से इतना समझना था। 2 चीजें समझनी थी। पहले ये समझनी थी कि ई नॉट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। याद कर लो, क्या कर रही है? बढ़ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा डेटा कह रहा है। डेटा को क्लोजली देखोगे तो आपको लगेगा कि मैम उसमें तो कम हो रही है, बट वो नेगेटिव में कम हो रही होती है। नेगेटिव में कम होना बढ़ना है। अब इसको समझना क्या है कि बढ़ क्यों रही है? क्योंकि उन आयंस की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लालच बढ़ती जा रही है। बट हम लालच वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे कि देयर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, यानी कि उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसका कारण एक और भी है कि क्यों वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज कम होता है, साइज डिक्रीज होने की वजह से लूज इलेक्ट्रॉन करना मुश्किल हो जाता है, गेन इलेक्ट्रॉन करना इजी हो जाता है। तो इसके बड़े सारे रीजन है। ठीक है, अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मैम क्वेश्चन क्या आएगा कि इस लाइन पे ही क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं, इस लाइन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो हमने जनरल ट्रेंड समझा। अब क्वेश्चन किस पे आता है? जहां जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता,
जनरल ट्रेंड ये था कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही थी, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव से वैनेडियम 2 पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी। और इस बढ़ने का मतलब था कि उनकी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो लालच है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, द वैल्यू ऑफ ई नॉट, ध्यान से देखना क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि पूरी सीरीज में अगर हमने फोकस किया तो एक मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर, निकल 28 और जिंक आर मोर नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव मतलब कि कम होगी वैल्यू, बढ़ती जा रही थी वैल्यू, मोर नेगेटिव। लेस नेगेटिव का क्या मतलब था, बड़ी वैल्यू, तो मोर नेगेटिव का मतलब क्या होगा, छोटी वैल्यू। तभी कह रही हूँ कंफ्यूजिंग है, तो सिंपल ये बताती हूँ कि वैल्यू बढ़ती जा रही थी, पर 3 एलिमेंट्स आए जहां पर जितनी बढ़नी चाहिए थी ना उतनी बढ़ी नहीं, यानी कि जितनी लेस नेगेटिव होनी चाहिए उतनी मोर नेगेटिव निकल आई। वो कौन से एलिमेंट्स से बोलो, याद करो। एक कहां पे ई नॉट की वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आई, मैंगनीज। एक और किस पे कम आई जितनी आनी चाहिए थी, निकल। और एक, अब मुझे एक बात बताओ, इसका रीजन तो चलो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों कम आई। लेमैन लैंग्वेज में तुम ये कह सकते हो कि मैम इनकी इलेक्ट्रॉन को पाने की लालच कम रही होगी, क्योंकि मैंने तो तुम्हें यही बोला था कि उसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा आती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब हो ना हो ये मैंगनीज, निकल और जिंक, जिनकी ई नॉट की वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी बढ़ रही थी, बट कहाँ नहीं बढ़ी, मैंगनीज पे नहीं बढ़ी, फिर उसके बाद बढ़ रही थी, फिर निकल पे नहीं बढ़ी, तो कैसा डेटा कह रहा है, और जिंक पे नहीं बढ़ी। अभी एक्चुअल रीजन तो मैं बताऊंगी, लेकिन एक लेमैन की लैंग्वेज में तुम मुझे बोल सकते थे कि मैम इसीलिए नहीं बढ़ रही होगी क्योंकि मे बी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि बढ़ने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो हो ना हो ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करना, अब क्यों नहीं गेन करना चाहते, बड़ा इजी रीजन है। देखो, अगर आप मैंगनीज 2 पॉजिटिव को देखोगे, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d, और मैंगनीज 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन 3d क्या है, हाफ फील्ड, वो पहली हाफ फील्ड है। मैंगनीज 2 पॉजिटिव क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, क्योंकि वो तो पहली क्या है 3d विच इज हाफ फील्ड। तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू एक्सपेक्टेड ट्रेंड से मोर नेगेटिव रही, मतलब कम रही, बिकॉज इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नॉट हाई। और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच नहीं है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन पहली क्या है 3d। मैंगनीज 2 पॉजिटिव कहेगा मैं तो पहले स्टेबल हूं, मैं तो हाफ फील्ड हूं, मैं क्यों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। मैंगनीज का रीजन समझ आया कि पूरे जनरल ट्रेंड में जिसमें हमें ई नॉट की वैल्यू बढ़ती नजर आ रही थी, और पहला एलिमेंट मैंगनीज 2 पॉजिटिव जिसकी हमें ई नॉट की वैल्यू जनरल ट्रेंड के कंपैरिजन में कम नजर आई। लवप्रीत क्यों कम नजर आई बता सकते हो, बिकॉज Mn2 पॉजिटिव इज 3d विच इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होती है, एक्स्ट्रा। तो अगर कोई चीज पहले एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्या उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। कोई कहेगा आ बैल मुझे मार, मैं तो पहले स्टेबल हूं, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं अनस्टेबल हो जाऊं। दूसरा रीजन, जिंक में भी ऐसा हुआ। जिंक को देखो, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है गाइस, जिंक 2 पॉजिटिव की 3d, ये भी फुली फील्ड था। Mn2 पॉजिटिव तो हाफ फील्ड था, जिंक 2 पॉजिटिव क्या था, फुली फील्ड। उसकी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी नहीं है जितनी बाकी एलिमेंट्स की है। उसकी क्यों नहीं है, इसका हम कोई रट्टा नहीं मारे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही बता रही है कि मैं तो फुली फील्ड हूं, इसीलिए मेरी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, यानी कि लेमैन लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की लालच नहीं है। लालच ही नहीं है तो उसकी ई नॉट की वैल्यू जनरल ट्रेंड से कम आएगी। अब Mn2 पॉजिटिव का तो समझ आ गया कि वो हाफ फील्ड था, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता। जिंक 2 पॉजिटिव का भी समझ आ गया कि वो फुली फील्ड है, इसीलिए गेन करना नहीं चाहता। निकल 2 पॉजिटिव तो 3d8 होता है। निकल की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करो, एक्सक्यूज मी, निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 28 एटॉमिक नंबर, 3d विच इज नाइदर हाफ फील्ड नॉर। फिर ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, ये देखा गया है कि निकल 2 पॉजिटिव इज हाईली हाइड्रेटेड। अब हाईली हाइड्रेटेड क्या होता है, लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेशन। जब भी कोई आयन बनता है ना और वो पानी में जाता है तो पानी उस आयन को घेरने लगते हैं,
जब भी कोई आयन पानी में जाता है या किसी भी सॉल्वेंट में जाता है, सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग दैट आयन, मतलब वो पानी आयन को घेरने लगता है, जिस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जब ये प्रोसेस होता है ना, तो इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वो आयन स्टेबल हो जाता है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी हाइड्रेशन होगी, उतना स्टेबल होगा। अब आई से हाइड्रेशन इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन ने पानी को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव जब अट्रैक्शन हुई, हाइड्रेशन हुई, बहुत एनर्जी रिलीज हुई, मतलब हाइड्रेशन इज लाइक हैप्पीनेस। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, जितना आयन हैप्पी होगा, उतना स्टेबल होगा। अब ऑब्वियसली डिफरेंट आयन्स की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी अलग अलग होती है, कुछ ज्यादा खुश होते हैं, कुछ कम हो। अब ये देखा गया है कि निकल 2 पॉजिटिव इकलौता एक ऐसा आयन है पूरी सीरीज में जिसकी हाइड्रेशन बाकी सारे आयन से बहुत ज्यादा है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इसका कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हाईली हाइड्रेटेड नहीं है, क्योंकि वो 3D8 है। हाइड्रेशन का तो बस एक अलग ही फिनोमेना होता है जिसमें पानी आकर आयन को घेरने लग जाता है। अब ये देखा गया है कि निकल 2 पॉजिटिव इज एक्सेप्शनली हाईली हाइड्रेटेड। बाकी सारे कंपैरिजन में, बाकी सारे आयन्स के कंपैरिजन में निकल 2 पॉजिटिव इसलिए स्टेबल है, इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, बल्कि वो क्या है? हाईली, एंड बिकॉज ऑफ हाईली हाइड्रेटेड वो इतना स्टेबल हो चुका है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। तो अब पहले पेज में से मैंने तुम्हें क्या, देखो सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं। पहला पॉइंट कह रहा था, अब पढ़ो कि जनरल ट्रेंड क्या था ई नॉट वैल्यूज का, कि जैसे जैसे हम सीरीज में मूव कर रहे थे ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही थी। क्या कर रही थी? और बढ़ने का क्या मतलब है कि उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही थी, उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या बढ़ रही थी? लालच। ठीक है, सिर्फ 3 मेटल्स पूरी सीरीज में निकल कर आए जिन्होंने जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। यानी कि जब आपने ई नॉट की वैल्यू को देखा किन एलिमेंट्स के लिए, एक मैंगनीज के लिए, एक निकल के लिए और जिंक के लिए, तो वो मोर नेगेटिव निकल के आई। अब मोर नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि ज्यादा निकल के आई, मोर नेगेटिव का मतलब है कि वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या निकल के आई? लेस। अब देखो कितना कंफ्यूज हो रहा है। अब आप बोल के मैम अभी तो आप कह रहे थे कि कम निकल के आई, यहाँ तो मोर लिखा हुआ है, यहाँ मोर नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोर। और मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसीलिए कि मोर नेगेटिव का मतलब क्या है कि जितनी आनी चाहिए थी उससे क्या आई? लेस देन दी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड था, जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी। नाउ दिस इज ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D5 इन Mn2 पॉजिटिव। इसका रीजन वो क्या दे रहे हैं कि Mn2 पॉजिटिव ऑलरेडी स्टेबल था, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं थी। क्यों स्टेबल था? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड। और जिंक 2 पॉजिटिव क्यों मतलब स्टेबल था? बिकॉज ऑफ। एंड व्हाट अबाउट निकल? निकल 2 पॉजिटिव क्यों स्टेबल था? ना वो हाफ फिल्ड है ना वो फुली फिल्ड है, बट इट इज अ हाईली हाइड्रेटेड आयन। इट इज वन ऑफ द आयन ऑफ द कंप्लीट सीरीज जिसको जब पानी अट्रैक्ट करता है तो इतना खुश हो जाता है, इतना हाइड्रेटेड हो जाता है, हैप्पीनेस हाइड्रेटेड, कि इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो अब उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला ना कि अगर तुम ये एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ये निकाली मैंने एनसीईआरटी से लाइंस हुई हैं, बट द वे इन एनसीईआरटी दिस टॉपिक इज प्रेजेंटेड, बच्चे को समझ ही नहीं आता कि लेस नेगेटिव हो रही है, मोर नेगेटिव हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इसलिए मैंने आपको दोनों समझाई हैं कि वैल्यूज देखोगे तो लेस नेगेटिव होती जा रही है, पर लेस नेगेटिव का मतलब क्या है? बढ़ रही है। और जिनकी नहीं बढ़ी वो कौन से थे? मैंगनीज, निकल और, पर उनके बारे में भी क्या लिखा हुआ है कि उनकी वैल्यूज मोर नेगेटिव हो रही हैं। तो एक पल के लिए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मोर नेगेटिव हो रही हैं, बट अब तुम ये बात समझ लो कि नेगेटिव में बड़ा होने का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या हो रही है? जनरल ट्रेंड से कम हो रही हैं। और हो ना हो, कम होनी भी चाहिए थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि Mn2 पॉजिटिव हाफ फिल्ड होने की वजह से ऑलरेडी स्टेबल है, Zn2 पॉजिटिव 3D10 फुली फिल्ड होने की वजह से ऑलरेडी स्टेबल है, और निकल 2 पॉजिटिव 3D8 होता है, इट इज नॉट हाफ फिल्ड, नॉट फुली फिल्ड। भाई कहीं ना कहीं उसके बारे में रिसर्च क्या कहती है कि वो कैसा आयन है? हाईली हाइड्रेटेड, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स ने उसको इतना घेर रखा है कि वो इतना हैप्पी है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो इन तीनों की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं थी, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल थे। अगर उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं थी तो उनकी ई नॉट की वैल्यू जनरल ट्रेंड से जितनी आनी चाहिए थी उनसे कम आई, बट कम आई को एनसीईआरटी क्या लिखती है? मोर नेगेटिव आई।
तो समझ आ गया। अब इन शॉर्ट वो कुछ भी बोले, कम आई है, वो बोले मोर नेगेटिव आई है, आपने बस यही रट्टा मारना है कि कम आई है या मोर नेगेटिव आई है। वो इस वजह से आई है क्योंकि Mn इज ऑलरेडी स्टेबल at 3d5, Zn2 positive is already stable at 3d10, and nickel 2 positive is already stable because of high hydration enthalpy, it is highly hydrated, so they are already stable। अगर ये सारे stable होंगे, will they have the tendency to gain electron? क्या ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन करें? नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही गए। जो इंसान पहले ही स्टेबल होगा उसको अगर आप कुछ भी ऑफर करोगे वो नहीं चाहेगा। ऐसे ये आयन ऑलरेडी स्टेबल थे, इसीलिए इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की हाई नहीं थी। इन अदर वर्ड्स इनकी ई नॉट की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लालच। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच है तो ई नॉट की वैल्यू हाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी या लालच नहीं है तो ई नॉट इज कम। इससे और इजी वे से मैं तुम्हें नहीं समझा सकती कि ई नॉट की वैल्यू का ज्यादा का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और ई नॉट की वैल्यू के कम का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहता। समझ आया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पेज पढ़ो। थोड़ा थोड़ा ही आया, शेम ऑन यू। अब ये नोट पढ़ो, इस नोट में मैंने वही लिखवाया हुआ है कि ये जो तीनों पेजेस है ना, मैंने लास्ट टाइम बच्चों को प्रिंट आउट से दिए थे, क्योंकि ये मैंने आज के नहीं बनाए हुए, ये मैंने नोट से बनाए थे। बट मैं इस बार प्रिंट आउट नहीं दूंगी क्योंकि तुम इतने आलसी हो, तुमने वो प्रिंट आउट ही फेंक देना, तुम जाके नोट करोगे घर पे बैठ। अगला पेज है, The exceptional behavior of nickel is towards E naught from the regular trend is due to high negative enthalpy of hydration। इस चीज का मतलब वही है कि निकल हाईली हाइड्रेटेड है। जब कोई हाईली हाइड्रेटेड होता है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाई नेगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको 11 में भी पढ़ा रखा है, जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो किस में होती है? पॉजिटिव। जब एनर्जी निकलती है तो किस में होती है? नेगेटिव। तो जब निकल को पानी घेर रहा होता है, जब हाइड्रेशन वाला प्रोसेस हो रहा होता है, तो हाइड्रेशन की जो इंथैल्पी निकलती है वो किस? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नहीं निकलती है तो क्या होगी? और थोड़ी बहुत ही नहीं निकलती, क्या निकलती है? हाई। अब अगला पॉइंट देखो, पूरी सीरीज में एक एक्सेप्शन तो ये आया ना कि मैंगनीज, निकल और जिंक की ई नॉट की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे कम आई, एक तो ये आया। इसमें एक एक्सेप्शन ये आया कि पूरी सीरीज में जो कॉपर है ना उसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा आ गई। मतलब वैसे तो बढ़ ही रही थी बट कॉपर की उल्टा ज्यादा ही पॉजिटिव आ गई, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव तो रही नहीं, अब क्या हो गई? यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब अगर इसकी ई नॉट की वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है, रीजन पे बाद में आएंगे, इतना तो समझ गए होगे कि अगर इसकी ई नॉट की वैल्यू हाई आ रही है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। मैंगनीज, जिंक और निकल नहीं चाहते थे। पिछले पेज में मैंगनीज, निकल और जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी ई नॉट की वैल्यू जनरल ट्रेंड से कम आ रही थी। और कॉपर 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू जनरल ट्रेंड से क्या आई? ज्यादा। और ज्यादा ही नहीं आई बल्कि पॉजिटिव में होगी, उनकी वैल्यू तो नेगेटिव में ही भटक रही थी, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव यही चल रहा था। कॉपर इज द ओनली एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, नॉट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फीको, निकल, कॉपर, जिंक वाला। कॉपर इज द ओनली मेटल जिसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव निकल के। कॉपर शोज अ यूनिक बिहेवियर इन द सीरीज एज इट इज द ओनली मेटल having positive value for E naught which is due to the reason। देखो जब भी कोई मेटल आयन बनाता है ना तो 3 प्रोसेस होते हैं। पहले वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाता है, जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है सब्लिमेशन। फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? आयनाइजेशन। फिर जब वो एक बार आयन बना लेता है तो उसको पानी घेरने लगता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। यूजुअली क्या होता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है और जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कौन सी होती है? सब्लिमेशन। और अब निकल 2 पॉजिटिव के केस में तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा निकल गई थी, तो निकल 2 पॉजिटिव तो पहले ही स्टेबल था। लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव में उल्टा हुआ। कॉपर 2 पॉजिटिव में जो एनर्जी देनी पड़ी उसको बनाने के लिए, दैट इज सब्लिमेशन, एंड वो इतनी ज्यादा थी कि इट कुड नॉट बैलेंस बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी कि बिल्कुल उल्टा है, कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल नहीं है,
कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो बन तो जाता है जबरदस्ती एनर्जी दे देकर, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, लेकिन उसकी एनर्जी निकलती नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम निकलती है। निकली ज्यादा किसकी थी? निकल 2 पॉजिटिव की, किसकी कम निकली? इसीलिए जैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव को मौका मिला वो तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना फिटे बता तो दियो कि जिसकी ई नॉट की वैल्यू हाई है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी उल्टा बोलना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि कॉपर 2 पॉजिटिव इज द ओनली मेटल इन द होल सीरीज जिसकी ई नॉट की वैल्यू हाईली पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है? हाईली। तो मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है, ये नहीं कि नहीं है। निकल होता है 3d8। जो बच्चे नलायक है वो नलायक ही रहेंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है? 4s1 3d9, ठीक है। अब ये था ट्रेंड इन M2 पॉजिटिव टू M। M2 पॉजिटिव टू M मतलब 2 पॉजिटिव की M बनाने की टेंडेंसी। अब हमने डिस्कस क्या करनी है? ट्रेंड्स इन 3 पॉजिटिव टू, प्लीज अगर बात करनी है बाहर जाओ, यू डोंट नो हाउ मच इट टेक्स टू स्टैंड देयर एंड स्पीक, फिर ऊपर से चिल्लाना पड़ता है। अब हमने देखना है ट्रेंड्स इन M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव। M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव मतलब अगर कोई आयन 3 पॉजिटिव में है तो क्या वो 2 पॉजिटिव बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता? अगेन, अगर वो बनाना चाहता होगा तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। अगर 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव नहीं बनाना चाहता होगा तो उसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी। अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिसाइड किया जाएगा। जैसे एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव की वैल्यू ई नॉट की चेक करें तो बहुत लो आती है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की वापस स्कैंडियम 2 पॉजिटिव आने की ई नॉट की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब कम है तो वो नहीं आना चाहता। अब देखो क्यों नहीं आना चाहता होगा, जरा देखो। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन रिकॉल करो क्या थी? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 2 s से और एक 3d से, तो 3d भी कितना होता है? 4s भी कितना होता है? और उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाती है? आर्गन। आर्गन 18, 4s2 3d1। लेकिन जब आप स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की देख रहे हो मतलब 4s खाली, 3d खाली, खाली कॉन्फ़िगरेशंस भी क्या होती हैं? 3 कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखना ज्यादा स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या खाली। अब ये तो पहले ही स्टेबल था। अगर तुम चेक कर रहे हो कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू कम है तो वो कम ही होगी ना यार, वो तो पहले ही स्टेबल। अगर उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? 3d में। 3d1 ना हाफ फिल्ड है ना, तो वो क्यों पहले स्टेबल है तो वो क्या अनस्टेबल होना चाहेगा? तो ये तो क्लियर ही होना चाहिए था कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू कम ही होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता ही नहीं है। आप कहोगे मैम हमें कैसे पता लगा? अरे कॉन्फ़िगरेशन बता रही है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हैं, 3d0 सब जानते हैं ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4s में और एक 3d में। तीनों लूज करके बैठा होता है, पर तीनों लूज करने के बाद भी वो क्या होता है? तीनों लूज करने के बाद भी क्या होता है? अब अगर जबरदस्ती तुम उसको 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने करने का क्या मतलब है कि तुम उसको क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? पर 3d में इलेक्ट्रॉन आकर वो स्टेबल हो रहा है या क्या हो रहा है? तो कोई भी स्टेबल चीज अनस्टेबल नहीं होना चाहेगी ना। तो इसका मतलब तुम ये लिखोगे वाई स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू इज लो। तो तुम ये लिखोगे बिकॉज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ऑलरेडी स्टेबल, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ऑलरेडी, hence it does not have any tendency to gain electron। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, लालच नहीं है, तो ई नॉट की वैल्यू कम ही होगी। क्योंकि लेक्चर के स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ कि ई नॉट की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लालच। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच है तो ई नॉट की वैल्यू हाई रहेगी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी या लालच नहीं है तो ई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी? बोलो, देख फिर कंफ्यूज। लालच नहीं है तो फिर ई नॉट की वैल्यू क्या होगी? हाई के लो? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तू बताइए होगी कि यहाँ पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव को इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच है कि नहीं है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो पहले ही क्या है और वो अनस्टेबल। बस इतनी सी कहानी है।
तो 1 मिनट, आज आपने क्या करना है, कल वाले नोट्स और ये जो मैं भेजूंगी पहला पेज और दूसरा पेज लिख के आना। लिख के आओगे? मैं नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, बहुत गरीब हूं मैं। ओके, सो आई विल सेंड यू दीज 2 पेजेस। और मेरे को किसी ने बोला आधा लिखा है, कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, प्लीज यू कैन ऑल्सो लीव द ट्यूशन। आई हैव नो स्पेस, जो अब काम नहीं करेगा। हफ्ता छोड़ ही दो। हाँ, हफ्ता छोड़ रहे हो ना, फिर परमानेंट ही छोड़ दो। पढ़ना तो है नहीं तुमने। मार्केट में 50 ट्यूशन हो रहे हैं, चले जाओ। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। भेज तो दिया लिखने के लिए, पर ये लिखने से पहले जो इससे पहले नोट्स है वो लिखना। ये ना हो कि वो इनकम्प्लीट है। हो ही रहे, मेरी कोई हेडेक नहीं। इस मिक्स कैसे हुआ है? इसी तो ग्रुप में भेजा जो पहले भेजे, तो उसको छोड़ के नोट्स पकड़ते रहो। चलो, सी यू टुमारो। थोड़ा थोड़ा तो समझ आया ना? थोड़ा ही आया। अच्छा, क्या पढ़ाया बता दे। ई नॉट की वैल्यू हाई कब आती है, लो कब आती है? हाई का क्या मतलब है? वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है कि नहीं चाहता? उल्टा बोल दिया फिर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, लो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लल्ले ही रहना। अगर तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मेरा भी समझ नहीं आ रहा ना, तुम ये टॉपिक छोड़ ही जाओ, फिर नहीं समझ आएगा। उठा ही लिखना है तुमने। अगर इससे इजी क्या पढ़ाऊंगी बताओ?